नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बोल बिंदास की इस खास पेशकश में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे हम हंगामा है क्यों बरपा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हंगामा है क्यों बरपा इसलिए कहना पड़ रहा है, इसीलिए बात करनी पड़ रही है कि अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं देश के कुछ प्रमुख राजनेताओं का जो राजनीति का स्तर है वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि वह एक स्वयंभू किस्म के परिवेश में है। एक राज्य है, उसके वो मालिक हैं, और जो मालिक है तो वो जो चाहे कर सकते हैं, जिस तरीके से कर सकते हैं। उनके लिए संघीय ढांचा कुछ नहीं है, उनके लिए सरकार कुछ नहीं है, उनके लिए प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, उनके लिए बस उनका अपना अहम, अपना ईगो है। और इसके लिए वो न केवल अपने विपक्षी नेताओं की बलि चढ़ाने को तैयार है, उनकी छवि धूमिल करने को तैयार है, लेकिन अपने अहम के लिए वो आम जनता की बलि चढ़ाने को भी तैयार है। देश भाड़ में जाए, देश की कोई छवि बने। तो ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है रंजन जी। रंजन जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद है अतुल जी। अतुल जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। अतुल जी, चर्चा में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल है। प्रधानमंत्री वहां गए थे और उनका कहना है, उनकी शिकवे शिकायत यह है कि ममता बनर्जी देर से आई, उन्होंने इंतजार कराया। ममता जी का कहना है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह है कि मैं बाहर रही, वहां पर मैं बाहर खड़ी थी और मुझे इंतजार कराया गया। इंतजार कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? आरोप प्रत्यारोप का जो स्तर दिखाई दे रहा है, ये क्या राज्य के एक जिसे कहते हैं प्रमुख नेता सीएम को शोभा देता है? देखिए, ये 2-3 दिन से ये चल रहा है। उससे एक्चुअली 2-4-5 दिन से चल रहा है, जिसमें जब ये डिसाइड हुआ था कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पे जाएंगे, तो एक ऑलरेडी खबर आनी शुरू हो गई थी कि अगर वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी होंगे, जो कि हाल फिलहाल में ही ममता बनर्जी को उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हरा करके आए हैं, अगर वो उस मीटिंग में रहेंगे तो मैं उस मीटिंग में नहीं जाऊंगी। तो ये बात मतलब कल से पहले ये बात तय थी, और कुछ ये माहौल सा भी बन रहा था कि ममता बनर्जी उस मीटिंग में आएंगी नहीं आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी। और क्योंकि अब मामला बहुत ही क्रिटिकल चीज़ों का है कि एक तरफ कोविड की विपदा चल रही है और दूसरी तरफ वहाँ पे तूफान से भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, तो और पहले कोई ऑपोजिशन ऐसा था नहीं, तो इसके लिए कि चीज़ों को सबके सामने डिस्कस किया जाए जिससे कि एक प्लानिंग प्रॉपर की जा सके, इसके लिए शुभेंदु अधिकारी को वहाँ पे रखा गया था। लेकिन अब सच्चाई तो यह है कि वो वहाँ पे नहीं गई, और ना जाने के बाद भी उन्होंने और एक चीज़ मतलब हमेशा से ये रही है कि ममता बनर्जी जो हैं वो झूठ बोल देती हैं या सत्य बोल देती हैं। तो झूठ और असत्य वाला ना हो तो उन्होंने आकर के एक नया झूठ बोल दिया आज कि जी मैं तो वहीं थी। बढ़िया है, वहीं थी तो अंदर क्यों नहीं आई? और जब पता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वहां कोई बच्चे तो नहीं खड़े होंगे दरवाजे पर रोकने के लिए कि उनको वो रोकेंगे। लेकिन फिर भी चलिए, कुछ कहना बनता है उनका। और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आज की तारीख में यूं ही पत्थर उछाल दीजिए, कहीं ना कहीं तो लगेगा जाकर, और फिर निकल जाइए। जिनको लगे वो पूछते रहे किसने मारा, और जिसको पता ना चले वो ढूंढता रहे कौन मार के चला गया। जो बहुत ही 5 सेकंड में एक बात कह रहा हूँ कि ये जो परंपरा भारतीय राजनीति में शुरू करी थी वो अरविंद केजरीवाल ने करी थी, थूको और भाग जाओ। तो यही तरीका है। रंजन, थूको और भाग जाओ, आप तो दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, थूको और भाग जाओ। लेकिन हमने देखा है अरविंद केजरीवाल थूकते भी बहुत हैं और चाटते भी बहुत हैं, चमाटे भी बहुत खाते हैं। दिल्ली में उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और हमने देखा है कि कई लोगों ने उन पर मानहानि के दावे किए उन पर, और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया। ये अरविंद केजरीवाल लेकिन अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अभी शुरू किया फिर से खेल, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो उनका उद्देश्य किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक समस्या को और एक बड़े मजे की चीज है, जो होने वाला है उनके लिए वो समस्या है, जो चल रहा है वो उनके लिए समस्या नहीं है, उसकी वो चिंता नहीं करते अरविंद केजरीवाल। रंजन, ठीक है, तो हम लोग पहले भी चर्चा की है। अब अरविंद केजरीवाल की बात हम कोविड काल तक ही करेंगे। तो याद कीजिए कि जो पहला वेव भी जब आया था, तो बेसिकली ये पार्टी जो है ना, जैसे आप कॉलेज में पढ़े हैं, आप
डूसू में पदाधिकारी भी रहे हैं, मैं भी बीएचयू में पढ़ा हूँ। तो वहाँ पर ना लड़कों बच्चों का जो होता है जो छात्र राजनीति में होते हैं उनकी एक टीम होती है। वो लोग किसी हॉस्टल में किसी कॉमन रूम में बैठते हैं और बोलते हैं यार कल एक काम करो, फला हॉस्टल में जाएंगे और ये हल्ला मचा देंगे कि भाई दुर्गापुर वाले सारे वोट हमको मिल रहे हैं या फला वोट हमें मिल रहे हैं। ये पूरी आम आदमी पार्टी जो है, ये पार्टी ऐसे ही जो लड़कों बच्चों की पार्टी है ना उसमें चल रही है। लेकिन यह सत्य था कि जब एक अन्ना आंदोलन था, इन्होंने बहुत बड़े सब्जबाग दिखाए थे, इन्होंने बहुत वो चीज़ें पकड़ी थी जो करते तो सब भारतीय थे, लेकिन चाहते थे कि ये खत्म हो जाए, जिसमें कि भ्रष्टाचार था मेन मुद्दा था। तो ये निकले थे, लेकिन अभी भी याद कीजिएगा उनके साथ जो लोग थे उसमें कोई बचे नहीं है। उनके 2 राज्यसभा के मेंबर हैं, आप नाम पूछ लो कि 2 राज्यसभा के मेंबर कौन है इनके, दिल्ली से किसी को नाम भी नहीं पता हुआ, गुप्ता खाली पता हुआ गुप्ता है, पूरा नाम किसी को नहीं पता हुआ। तो अब कोई नहीं इनके पास में है। आप हर दिन देखोगे उनकी पार्टी में लोग कोई दिखते उगते नहीं है। अब कोविड काल में देख लो, जब पहला वेव था उस समय क्या हुआ था कि इन्होंने अचानक इनके सारे प्रवक्ता इंक्लूडिंग सीएम डिप्टी सीएम ये हल्ला मचाना शुरू किए। एक कागज लेके आते थे कि आज इतना केस है, कल इतना होगा, परसों इतना हो जाएगा, दिल्ली तबाह हो जाएगा, और इतना भगदड़ मचाया इन्होंने कि जल्दी जल्दी में कई सेंटर खोले गए। गृह मंत्री अमित शाह बीच में आए। लेकिन आप ये बताइए कि जो अरविंद केजरीवाल कल तक ऑक्सीजन के लिए चिल्ला रहे थे, दवाओं के लिए चिल्ला रहे थे, अब ये वैक्सीन पे आकर अटक गए। अब है क्या कि हम लोग वैक्सीन पे चर्चा कर रहे हैं, इनकी बाकी जो नाकामी है वो छुप गई। मेरा दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में जहाँ रहता हूँ, मेरे घर से नीचे उतरने के बाद में 200 कदम चलने के बाद में एक इनका मोहल्ला क्लिनिक है। मैंने कभी मोहल्ला क्लिनिक को खुलते हुए नहीं देखा, कोविड के पहले में देखा उसको। लेकिन मैंने जब अपनी मेड से या गार्ड से पूछा तो बोले कि नहीं, कभी कभी खुलता है, 1-2 घंटे के लिए खुलता है, कटोरी में दवा होती है, कुछ लोग बांटते हैं उसको। उनका यह भी कहना था कि देखते 10 हैं लेकिन रजिस्टर में 50 लोगों का नाम लोग डालते हैं, तो ये सबको सुबह तो है ही लोगों को। ये देखिए कि ये जो सेकेंड फेज जब कोविड का आया है, तो अब वो वैक्सीन पे इसलिए जोर मारे। वैक्सीन कोई दिल्ली की जनता की मामला नहीं है, दिल्ली में 3 करोड़ की जनसंख्या है, 139 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन ये हल्ला मचाकर डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो मीडिया में रहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि भैया कोई मेन समस्या वैक्सीन है, बाकी कुछ है नहीं। इसमें आप ये गौर कीजिएगा कि जब ये जो 6 करोड़ 6.5 करोड़ वैक्सीन की बात कर रहे हैं, इसमें कि ये भी मान रहे हैं कि मित्रता के कारण या किसी को मदद के नाम पर करीब 1 करोड़ के आसपास वैक्सीन दी गई है। अब मान लो कि वो 1 करोड़ वैक्सीन भारत सरकार ने नहीं दी होती, तो क्या उस 1 करोड़ के वैक्सीन से सारी समस्याएं 139 करोड़ की देश में खत्म हो जाता? नहीं होता। तो बेसिकली वो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक जानती है। और हमको नहीं बोलना चाहिए कि जब महाराष्ट्र में मार्च के 2nd-3rd वीक में ये सेकेंड वेव आ गया था, वही दौरान था जब दिल्ली में एक एक करके जितने भी अस्थायी सेंटर थे कोविड को बना के केजरीवाल जो खोल रहे थे। जी बिल्कुल, केजरीवाल खोल रहे थे। और कहीं ना कहीं एक और चीज समझ में आती है कि जब हम लोग घर में होते हैं तो घर में हम एक व्यवस्था बनाते हैं, और अगर एक संयुक्त परिवार है, अगर हम अपने देश को ऐसे ले तो संयुक्त परिवार में ये होता है घर का जो मुखिया होता है सबके खर्चे बांधता है उसकी जरूरतों के हिसाब से। अरविंद केजरीवाल वो बालक हैं राजनीति के, या तो वो इतने मासूम है या वो इतने धूर्त है कि वो बालक है राजनीति के। वो क्या करते हैं, अपने हिस्से का सारा खर्च कर देते हैं और उसके बाद चीखते चिल्लाते हैं कि मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मुझे कुछ दिया नहीं जा रहा। वैक्सीन की स्थिति क्या है देश में, रवि जी सबको मालूम है, एक लिमिटेड प्रोडक्शन है उसका, उसी के हिसाब से सब राज्यों को मिलती है और सब राज्य मेरे ख्याल से उसी हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अचानक दिल्ली में इतने सेंटर्स खोल दिए कि आज ही तबाही मचा देंगे, आज ही सारी दिल्ली को वैक्सीनेशन कर देंगे। और होना क्या था, अगर 100 वैक्सीन की अगर वो हिसाब से लगाते, उसको महीना चलाते, वो उन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन में खर्च कर दी। अब एक नया शगुफा छोड़ा है कि जो प्राइवेट लोग हैं उनको मिल रहा है। हालांकि 2 महीने पहले वो ये खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन के लिए बोल दिया था केंद्र सरकार ने कि व्यवस्था करें आप, वो देगी, लेकिन आप राज्य अपनी योजना के साथ भी व्यवस्था करें। 2 महीने में कुछ नहीं कर पाए, 2 महीने बाद टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। और ये भी बड़ा देखना दिलचस्प है कि फाइजर की जो वैक्सीन है, और एक छोटी सी बात के ऊपर आपकी तवज्जो चाहूंगा, वो ये है कि विपक्ष को पता है, जैसे टूल किट निकल कर आ रही है, उसको भी पता है कि कब क्या होगा। पहले बुजुर्ग फंसेंगे, फिर युवा फंसेंगे, अब 18 से 45, और अचानक
बच्चों के ऊपर हंगामा शुरू हो गया और बच्चों के नाम पर सरकार को दबाव में ला रहे हैं। तो क्या ये ज्योतिषी है या ये सोची समझी साजिश है? क्योंकि इसके बारे में ये अभी बात चली रही है कि ये जो कोरोना है ये प्रकृति ने दिया है या फिर किसने दिया है। अतुल, पहले तो मेरे तसव्वुर में केजरीवाल जी की दूसरी छवि आती है। आपने घर के मुखिया के रूप में उनको उनके व्यवहार की व्याख्या की है। मुझे लगता है घर के मुखिया मैंने नरेंद्र मोदी को बताया और राज्य जो है परिवार के और सदस्य मैंने ऐसा कहा है, उनको मुखिया नहीं बताया, वो इस लायक नहीं। नहीं, ठीक है, वो भी एक दिल्ली के एक तरह से मुखिया ही है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि घर में रोज ही सुबह जब जागरण होता है, परिवार पूरा उठता है, तो फिर पहले नाश्ता बनता है, झाड़ू पोंछा होता है, उसके बाद दोपहर में जो जिनकी खाना बनाने की जिम्मेदारी होती है, ज्यादातर जो माएँ हैं, वो एक निश्चित समय पर रसोई घर में जाती है। लेकिन केजरीवाल मुझे लगता है कि एक ऐसे जिद्दी बच्चे और जिद्दी और ढीठ बच्चे की तरह हैं, जो कि अगर पता है उन्हें कि 11 बजे माँ को रसोई में जाके खाना बनाना है, तो उससे थोड़ा पहले, आधा घंटा पहले वो हल्ला मचाने लगते हैं और पूरे मोहल्ले को सर पर उठा लेते हैं कि भाई मुझे भूख लग रही है, खाना दो जल्दी से, आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जबकि वो रोज खाना बनना है और उसी समय पर बनना है। तो मुझे अगर पूरा घटनाक्रम देखें आप, कोविड काल के केस को ही ले लें, तो जैसे जैसे जो चीजें केंद्रीय स्तर पर सोची जा रही है रणनीति को लेके, कोविड एक नई चीज है और न केवल भारत के लिए, दिल्ली के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नई चीज है। और बहुत सारे प्रोटोकॉल उसके जो हैं वो अभी स्थायी तौर पर नहीं है। जैसे हमने देखा कि रेमडेसिविर को लेके एक धारणा पहले बनी और बाद में बनी, प्लाज्मा थेरेपी को लेके एक धारणा पहले बनी मेडिकल जगत में भी और प्रशासन में भी, और बाद में फिर वो टूटी। तो अभी कोई स्थायी प्रोटोकॉल की जो बचाव के प्रोटोकॉल हैं, उनकी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बन रही हैं। लेकिन आप गौर करिएगा, अगर केवल और केवल हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो आप देखेंगे कि जिस समय केंद्रीय विशेषज्ञों का दल जो चीज सोच रहा होता है 4 दिन पहले, बाद की जो रणनीति बना रहा होता है, वो 3 दिन पहले उसी बात को जो होने वाले अवश्यम भावी है, जो होना ही है, वो बाकायदा 4 बजे मीडिया को बुला के बैठते हैं और वही डिमांड कर देते हैं कि साहब ये होना चाहिए। लगातार 3 दिन करते हैं और चौथे 5वें दिन वो होना ही होता है, क्योंकि वो केंद्रीय स्तर पर मीटिंग हो रही है, वो रणनीति बन रही। तो ये बड़ा अजीब सी एनार्की है जो बहुत सोच समझ के आप पैदा कर रहे हैं और एक ऐसा माहौल बना रहे हैं मीडिया के थ्रू कि जैसे कि आप ही भारतीय समाज के शुभचिंतक हैं। आप अगर मांग नहीं करते तो केंद्र सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करती। आप अगर मांग नहीं उठाते तो 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनके लिए टीकाकरण का अभियान शुरू नहीं होता। आप अगर मांग नहीं उठाते तो तीसरी लहर की जिसकी चिंता की बात हो रही है, तो शायद वो उसके बारे में केंद्र सरकार को तो कुछ पता ही नहीं है। आप ही विसिल ब्लोअर हैं, आप ही दरवाजा खटखटाते हैं और आप ही सारी रणनीति, आप ही सारी जो चीजें हो रही हैं उसके सूत्रधार हैं। तो ये एक मेरे जहन में एक शब्द आता है, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और ममता बनर्जी को लेके ये 3 जो धाराएं हैं जो अलग अलग तरह से बह रही हैं। ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में, जाहिर है पॉलिटिकली मजबूत हैं, उनको आप कमजोर नहीं कह सकते। अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे शहर में जहां पर सांसद की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन वो दूसरी बार पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार है और पूर्ण बहुमत क्या, प्रचंड बहुमत की सरकार है जो दूसरा कार्यकाल पूरा करेगी। और चुनाव तो वो खैर 3 बार जीत चुके हैं। जी। तो ये एक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, और बीच में राहुल गांधी को हम देखते हैं, उनका जो प्रलाप है, उनका जो एकालाप है, मोनोलॉग है, उनका जो विलाप है, उनके जो चीत्कार हैं, वो भी हम बीच बीच में क्या रोज ही हम देख रहे हैं। तो वो एक ऐसी पार्टी है जो इन दोनों के बरक्स, ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के हैं और आम आदमी पार्टी के बरक्स, सत्ता का स्वाद जिन्होंने केंद्रीय गलियारों में और राज्यों के हलकों में 55 से 65 साल तक भोगा है, लेकिन अब बिल्कुल हाशिए में है।
राज्यों में भी और केंद्र में भी। तो तीनों के सुर अगर हम देखते हैं तो अंग्रेजी का एक शब्द है और एक करीब आज से 3 दशक पहले जब हम पत्रकारिता में नए नए आए थे, बल्कि हम थोड़ा सा और पीछे का समय कालखंड ले लें तो उस समय पढ़ने पढ़ाने की बहुत डिजिटल दौर नहीं था, तो पढ़ने पढ़ाने का बहुत ज्यादा सिलसिला चलता था और उस समय एक शब्द आया था साहित्य में, निहिलिज्म। निहिलिज्म का जो हिंदी में जो अर्थ है वो है सर्वखंडनवाद। सर्वखंडनवाद के बहुत सारे लेखक हुए, खासतौर पर कुछ रूसी लेखकों को मैंने, इवान तुर्गनेव जैसे लेखकों को पढ़ा और मैं बहुत प्रभावित हुआ उस शैली से, उस विचार से कि अगर आप जो सार्वभौमिक सत्य हैं, जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, अगर आप ये भी बोलेंगे तो भी जो सर्वखंडनवादी है वो अपनी बात यहीं से शुरू करेगा, नहीं 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 अतुल जी, नहीं नहीं नहीं, देखिए ठीक है, बाद में ठीक है पे आएगा, पहले वो यही कहेगा नहीं 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 आप जो कह रहे हैं वो असल में ऐसा नहीं है, ठीक है कि सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन वो ये जो टोन है, ये टोन ममता बनर्जी के अंदर भी है, ये टोन राहुल गांधी के अंदर लगातार हम देख रहे हैं। वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोविड काल में ये कह रहे हैं, कमाल है भाई, ये कह रहे हैं कि मास्क परमानेंट इलाज नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग परमानेंट इलाज नहीं है, टीका परमानेंट इलाज है। अरे तो टीका क्या, बीमारी जैसे ही आएगी वैसे बन जाएगा। दूसरी चीज, आप जैसा गंभीर नेता जो पहले टीके को लेके माहौल उड़ाता है, माहौल बनाता है, और अब टीका ही इलाज है, तो क्या आप ये संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश की जनता को कि वो मास्क ना पहने क्योंकि वो तो परमानेंट इलाज है नहीं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ना की जाए क्योंकि वो तो एक परमानेंट इलाज है नहीं। बोलते समय सावधान नहीं रहते हैं और बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं आप। बात रवि जी बोलने पर आ रही है। आज कमलनाथ जी का भी एक बड़ा वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें एक मृतक व्यक्ति ने उनको बताया कि उसकी मौत कैसे हुई है। मैं देखता हूं, अगर मैं दिखा पाऊं आपको तो ये आ रहा हूं। ये वही कमलनाथ जी हैं जो कल कह रहे थे कि भारत बदनाम देश, साथी रामचंद्र अग्रवाल जी किया, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। जिनकी मृत्यु हुई है उन्होंने उनको बताया। तो राजनीति में तो अब क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात हो रही है तो इसको कैसे देखना चाहिए? अतुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये जो हंगामा है क्यों बरपा जो था, तो इसका एक मैं छोटा सा मतलब कंक्लूजन था मेरी पर्सपेक्टिव से। आपने 2-3 चीजें देखी होंगी। केजरीवाल का नया जो नौटंकी रूप जो आया है सामने, वो अब MEA की तरीके से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरीके से वो भारत के 2 झंडे पीछे लगा करके वो एक नया जोकर रूप अपना दिखा रहे हैं दुनिया को। मतलब वो अपने आप एक मतलब वो प्रधानमंत्री टाइप की उन्होंने एक इमेज अपनी तरफ से क्रिएट करने की कोशिश कर ली है। ममता बनर्जी ने जो कल किया है वो शुभेंदु अधिकारी को बुला करके उन्होंने कहा कि जी मेरी बेइज्जती हो रही है तो मैं प्रधानमंत्री की बेइज्जती करूंगी। जमाना सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया पे भाषा वगैरह का थोड़ा संतुलन गड़बड़ हो ही जाता है लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो अब 2022 का एक उत्तर प्रदेश का चुनाव है और 2024 का फिर देश का चुनाव है। तब तक ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा हंगामा बरपेगा, भाषा बेलगाम होगी, बहुत बदतमीजियां होंगी। 4 नाम ले रहा हूं आपके लिए मैं। एक ये अपनी सुप्रिया श्रीनेत हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और एक रागनी हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। ये दोनों ऐसे आती हैं कि जैसे मतलब घर में किसी की बहुत बुरी लड़ाई हो गई हो, 25-30 साल से कुछ झगड़ा चल रहा हो और आज सामने कह रहे, मतलब इतनी बुरी तरीके से ये लड़ती हैं। फिर TMC की तरफ से डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा, मतलब इन लोगों ने ये बदतमीजी के लेवल पे डिबेट को लेकर के जाते हैं। जी बिल्कुल, 2 अंग्रेजी में 2 हिंदी में। जी, रागिनी नायक का तो एक डिबेट में देख रहा था जिसके अंदर आरोप प्रत्यारोप चल रहा था और कहीं ये हो गया था
चौकीदार चौकीदार, फिर पप्पू पप्पू, तो वो कह रहे तेरा बाप चौकीदार, तेरा बाप चौकीदार, ऐसे कहते हुए वो डिबेट छोड़कर चले गए। तो मैं इसमें एक चीज बता रहा हूँ, इसमें दोष जो है, ये इसमें दोष जो है वो रागिनी और सुप्रिया श्रीनेत का नहीं है। बेसिकली हुआ क्या है कि कांग्रेस, आपको याद कीजिए कि 2019 का चुनाव के बाद, हारने के बाद, कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को टेलीविजन में जाने से मना कर दिया था। उनके कोई प्रवक्ता आते नहीं थे, राहुल गांधी इस्तीफा दे दिए थे और आज तक जो है बिना अध्यक्ष का कांग्रेस चल रही है। तो हुआ ये था, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग कांग्रेस के यहाँ बात करते थे कि मुझे कोई गेस्ट चाहिए, तो बताया गया कि कांग्रेस ने गेस्ट देना बंद कर दिया, कहीं गेस्ट नहीं मिलती थी, तो हम लोग बड़ा जुगाड़ करके राशिद अल्वी टाइप के गरीब आदमी को बुला लिया करते थे, भाई आप ही आ जाओ कांग्रेस के नाम पे। तो हुआ क्या, आप याद करो 2019 के थोड़ा पहले उसके बाद में ये तमाम तरह के ये राजनीतिक विश्लेषक जब जो है ये सब टेलीविजन चैनल पे पैदा हो गए, सो ठीक है, आप उनका चेहरा देख के समझ जाएंगे कांग्रेस के हैं कि या किसके हैं। कांग्रेस मतलब लग जाएगा कि एक प्रो है मोदी के, एक खिलाफ में है। वही व्यक्ति कांग्रेस में भी सपोर्ट बोलता है, वही लेफ्ट पे बोल देता है, वो आरजेडी सपा टीएमसी सब पे बोल जाता है, एक ही आदमी होता है, वो विभिन्न रूप में होता है। लेकिन इधर क्या हुआ कि कांग्रेस ने बाद में अपने प्रवक्ता देना शुरू किए, तो बजाबता इनकी एक ट्रेनिंग हुई है। जो प्रवक्ता चैनल पर जाकर गाली गलौज नहीं करेगा, उनको हो सकता है प्रवक्ता के पद से कांग्रेस हटा देगी। इसलिए कई प्रवक्ता जो उनके थोड़ा सौम्य टाइप के हैं, उनकी शिकायत अभी भी हम लोग को आती है कि भैया देखिए हम तथ्य पे बोलते थे, मुझे हटा दिया गया, मुझे नहीं दिया गया है। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता इसमें, लेकिन वो लोग आते थे प्रवक्ता के तौर पे, उनको हटा दिया गया है और इसलिए अब गाली गलौज करने वाले लोगों को यहाँ पे डाला गया है। तो ये तो जो मैं अतुल भाई को इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि मैं उस दौर हिस्सा रहा हूँ वहाँ पे, इसलिए वो लोग से मेरी बात होती है, इसलिए वो है। बाकी टीएमसी वगैरह में वो भी नकल करते हैं, भाई इतनी गाली गलौज कर दो। आप इसलिए देखोगे कि बीजेपी ने एक रणनीति बदली है कि ये लोग थोड़ा सॉफ्ट हो गए। मेरी बहन, मेरी ये, ऐसे बोलेंगे। जब ये बोलेंगे मेरी बहन, तो बोलेंगे नहीं मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ऐसे भाई को मैं रखना चाहता हूँ। मैंने वो पूरा आपको बेइज्जत करेंगे, जो भी करेंगे। तो बीजेपी को सोचना है कि उनको कैसे जाना है। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि ये जो कोविड टाइम है, आपने एक मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की मूवी है, गल्फ वार के टाइम में, जब वो बहुत विपरीत परिस्थिति में अक्षय कुमार वहां से भारतीयों को लेकर स्वदेश आने की बात करता है। उसमें एक कैरेक्टर होता है जो शिकायत करता है कि कल भी यही खाना खाए, बिरयानी कल की वही है, आज प्याज कम है, टमाटर कम है, ये सोने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, गर्मी बहुत लग रही है। मतलब कि जब आप एक अलग व्यवस्था में जी रहे हो, एक महामारी हो, उस समय भी आप चाह रहे हो कि जैसा आप घर में बिरयानी खाते थे वैसी मिले। आप एयरलिफ्ट फिल्म देखिएगा, उसमें कैरेक्टर को डाला गया है जो हमेशा शिकायत ही करता है। तब जबकि व्यक्ति सारे के सारे लोगों को स्वदेश लाने के लिए गल्फ वार के बीच में अपने सारी संपत्तियों को बेच देता है, सब कुछ कर देता है, अपनी पत्नी झगड़ा करता है, लेकिन अपने भारतीयों को लाने की बात करता है, उसमें कैरेक्टर इस तरह के आते हैं। तो बेसिकली वही है जो रवि सर ने कहा कि केजरीवाल को पता है कि रात में खाना बनेगा, खाना सबको मिलेगा, सबको बटेगा, लेकिन उसके पहले से हल्ला करता है कि मुझे भूख लगी हुई है। तो बेसिकली ये एक हल्ला करना, लेकिन इससे नुकसान किसको हो रहा है? ये जो आप पैनिक बटन दबाते हो, तो इससे नुकसान होता है कि दूसरे आदमी को लगता है कि मुझे नहीं मिल पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे जानकारी दी कि उनके रिश्तेदार को गोरखपुर में कोविड हो गया था, और कोविड हुआ और बेचारा इतना वो गूगल सर्च करता था कि उसको पता नहीं दिमाग में क्या चला गया, वो कोविड निगेटिव हो गए। अस्पताल ने उनको सारे रिपोर्ट दे दिए, जितने भी रिपोर्ट होते सब अच्छे थे, ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो गया, लेकिन वो व्यक्ति घर जाने को उससे तैयार नहीं था कि अगर मैं घर गया, क्योंकि गाँव के रहने वाले थे, मैं वहां गया और ऑक्सीजन नहीं मिला मुझे, तो मैं तरफ तरफ के मर जाऊंगा। और जहां मालूम चला कि भैया 1.5 महीने हो गए अस्पताल में, आपको जाना पड़ेगा, परिवार वाले समझाए, और अस्पताल जाने के नाम पर 2 घंटे के भीतर उनका हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तो आप अगर गलत सूचनाएं दोगे, ये करोगे, तो इसकी दिक्कत होती है। और इसका परिणाम है, बाकी लोग क्या बता रहे हो कि पहले दौर में जो वैक्सीनेशन हुआ था, सरकारी रिकॉर्ड है कि सिर्फ 55% डॉक्टरों ने 2 डोज का वैक्सीन लिया। इससे बड़ा परिणाम आपको क्या मिलेगा? जी जी बिल्कुल। और एक बड़ा बीच में रवि जी ने एक बात कही थी, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि किस तरीके से चीजों को अतुल जी ने भी कहा कि नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिन्हें मैं ये कहूंगा कि उनका उस विषय से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहां ज्ञान बांट रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह चल रहे हैं। आपको मेडिसिन का एम नहीं पता, कोरोना का सी नहीं पता, लेकिन आपका ज्ञान ऐसा रहेगा कि जी आप सबसे बड़े ज्ञाता हैं, उस चीज के सबसे बड़े चैंपियन हैं। आजकल एक नई चीज चल रही है, उत्तर प्रदेश में शब्द मिल रहे हैं, उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। प्रथा की एक पक्ष कह रहा है कि ये ऑलरेडी प्रथा है, वर्षों से चलती चली आ रही है, लेकिन इस समय निकल के
सारा पर्चा कोरोना के नाम पे फाड़ दिया है। और कुछ ये जो बेगानी शादी में जो अब्दुल्ला नाजते हैं, उन्होंने एक नया डिबेट, एक नया ओरिएंटेशन शुरू कर दिया है। कोरोना का समय है, भाजपा में परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। आज मैं एक महाशय हैं, उनकी डिबेट सुन रहा था, तो वो बड़े प्यार से कह रहे थे कि व्हाट्सएप ने भारत सरकार को कोर्ट में घसीटा। मतलब इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल तो शायद पाकिस्तान के एंकर्स भी नहीं करते होंगे, जैसे ही वो कर रहे थे घसीटा, तो मतलब जैसे उनको बड़ी खुशी हो रही थी कि भारत को अगर कोर्ट में घसीटा। और मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप कैसे बहुत अच्छी चीज है, कैसे ठीक है। यहाँ सरकार गलत है। सरकार को गलत दिखाने के चक्कर में वो किस हद तक, किस स्तर तक उतर रहे हैं। ऐसे 3-4 प्रमुख नाम हैं जो कभी किसानों के नेता बनकर खड़े हो जाते हैं, और जब अगर कोई किसान नेता उनको बताता है कि मुझे तो ये डायरेक्शन दिया गया था, मुझे कहा गया था यहाँ आकर मुझे यही करना है, तो बेचारे इतने तो ईमानदार रहते हैं, उसको काटते नहीं है, लेकिन उसको दिखाते हैं। या तो वो लाइव चल रहा होता है इसलिए वो दिख जाता है, वो बार बार पूछते हैं, अच्छा आपको ऐसा कहा गया था, आपको रास्ता भटकाने के लिए कहा गया था। तो इस तरीके की एक चीज चल रही है। ये अब्दुल्ला कहाँ लेकर जाएंगे देश को, रवि जी, ये कहाँ लेकर जाएंगे? अतुल जी, स्थितियां आपने भी बहुत लिटरेचर पढ़ा होगा, और हमारे जो दो साथी और हैं उन्होंने भी बहुत लिटरेचर पढ़ा होगा। दुनिया के वैश्विक साहित्य में किसी भी कहानी का, चाहे वो ड्रामा हो, मेलोड्रामा हो, कुछ भी हो, फिक्शन हो, कविता हो, आपने अंत उसका दुखांत नहीं देखा होगा, वो सुखांत ही होता है। कहानी में नायकत्व ही जीतता है, अंततः नायकत्व ही जीतता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा हैरान, परेशान, हताश, निराश, विभ्रमित होने की जरूरत मुझे लगती नहीं है। हाँ, अंत आते आते तक बहुत ज्यादा कीमत कई बार हम लोगों को चुका देनी पड़ती है, और कई बार हम उस सुखद अंत को देखने के लिए जीवित नहीं रहते। हमारी बहुत, अब जैसे आजादी का आंदोलन देश का रहा, उसमें बहुत पुराना आंदोलन था, और 1947 15 अगस्त को जब आधी रात को फ्रीडम भारत को मिली, फ्रीडम एट मिडनाइट, उस समय महात्मा गांधी भी दिल्ली में उस समारोह में नहीं थे, और बहुत से हजारों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जान गंवा चुके थे। तो ये तो आश्वस्त रहिए कि जो जीवन है, जो जिजीविषा है, अंततः जीत उसी की होनी है। हारेगा हमेशा मक्कार पक्ष, खलनायक ही हारना है। ये एक सैद्धांतिक बात मैं कह रहा हूं। दूसरी चीज अतुल जी, जो एक मौजूदा दौर में हम फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं गंभीरता से अपनी ये अपने इस डिबेट को, अपने इस चर्चा को गंभीर विषय की तरफ ले जाऊं। असल में मुझे लगता है कि आजादी के बाद 2 दशक तक सब कुछ जो ठीक ठाक चला, लोकसभा चुनाव हुए साथ साथ, राज्यसभा चुनाव भी साथ साथ हुए, तो 5 साल का एक वक्फा पॉलिटिकल आग्रह, दुराग्रह और पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के लिए 5 साल मिलते थे। उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी जी की महत्वाकांक्षाओं की मेहरबानी से देश में मध्यावधि चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ, और आज हम देखते हैं कि स्थिति ये है कि अभी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और 5 स्टेट में चुनाव होके चुके हैं, और उनकी जो आंच है वो अभी तक, उनकी जो लपटों की गर्मी है, वो पॉलिटिकल बयानबाजी और पॉलिटिकल जो बिहेवियर है, नॉनसेंस पॉलिटिकल बिहेवियर है, उसके बजरिए देश का आम नागरिक और संवेदनशील लोग, हम जैसे, वो अभी भी झेल रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में, और एक स्टेट और है, वहां पर इलेक्शन की रणभेरी बच जाएगी। तो फिर प्रधानमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों को, जो दिग्गज चेहरे हैं, जिन लोगों को केंद्र में रणनीति बनाने के लिए रुकना चाहिए, वो फिर चुनाव प्रचार में अपने चल देंगे। और मजे की बात है कि 2022 में फिर 3-4 स्टेट्स के चुनाव डिक्लेयर होने। ये जो सिनेरियो है, इस वजह से मुझे लगता है कि देश के संघीय ढांचे पर बहुत ज्यादा प्रहार हो रहे हैं, क्योंकि अब सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो ताकतवर अपने आप को क्षेत्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर समझती हैं, वो हर दिन चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई है। हर दिन वो बयानबाजी, नए नए उनके जो मीडिया के लोग हैं, उनके जो स्पीच राइटर टीम है, वो नए नए तलखी भरे चीजें
सोशल मीडिया के लिए इजाद करते हुए बैंक बनाते रहते हैं साल भर। तो असल में ये जो कटुता है, जो नेता एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते, मुझे लगता है कि ये कटुता हर वक्त चुनावी मोड में रहने की वजह से है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद और उससे पहले, थोड़ा पहले भी भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो समाजशास्त्री विचारक हैं जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने एक देश एक चुनाव की बात उठाई थी। हालांकि बहुत टेक्निकल बात है और सिद्धांततः उस पर सहमति बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तक हम देश के लोकतांत्रिक जो पद्धति है उसको चलाने के लिए एक सुचारू व्यवस्था नहीं बना लेंगे, हर साल 6-6, 7-7 स्टेट्स के चुनाव, फिर दूसरे चुनाव, ये व्यवस्था दूर जब तक नहीं होगी, कोई एक मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ बैठ के, कि एक साथ नहीं तो 2 चरणों में हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, ये पॉलिटिकल कटुता कम नहीं होगी मुझे लगता है। और जो जिसको हम कहते हैं संघीय ढांचे पर हमला, केंद्र और राज्यों की जो एक व्यवस्था हमारे देश में है लोकतांत्रिक, उसके बीच टकराव वो बढ़ता रहे। जी बिल्कुल, बढ़ता भी रहेगा। और मुझे लगता है कि जो अब ये समय है, शायद ईश्वर ने, मैं फिर कहता हूँ, आपदा में अवसर ढूंढ लीजिए, ये कुछ ऐसा ही वक्त है। अभी हमने देखा 5 राज्यों में चुनाव हुए, कोरोना का प्रचार प्रसार फैल गया। पश्चिम बंगाल में तो इतनी अति हो गई कि वहां पर जो जिस तरीके से प्रचार किया गया, पूरे देश में कोरोना फैल गया। पूरा विपक्ष कह रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। तो मुझे लगता है कि अब जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने या 22 में होने हैं, इस समय अपनी देश की स्थिति ठीक नहीं है, तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ वो चुनाव आगे टाल दिए जाएं, साल 1.5 साल आगे कर दिए जाएं, जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, और फिर केंद्र थोड़ा सेक्रीफाइस करे, 23 तक लेके जाए, और थोड़ा 6-8 महीने पहले भी एक बार अटल जी चुनाव पहले करवा चुके हैं, 5 साल सरकार नहीं चलाई थी, ये भी कर लें, तो थोड़ा समझौता करें, तो थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे करने से शायद इसका हल निकल जाए। आपदा में हम भी कोई अच्छा अवसर ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाए। जी अतुल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप क्या? हाँ, वो मुद्दा जो बेगानी शादी अब्दुल्ला जो था, जी बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। जी कहिए ना। उसको मैं ढूंढ रहा था, और कई मिले मुझे अब्दुल्ला। तो एक हैं वो आशुतोष हैं, जो पहले पत्रकार थे, फिर वो राजनीतिज्ञ थे, अब फिर पता नहीं इन दोनों के बीच में कुछ है वो। तो एक पोर्टल है किसी वेबसाइट का, उस पर उन्होंने लिखा, भागवत जी का एक स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले, तो उसमें हमने भी सुना, काफी लोगों ने सुना, लेकिन आशुतोष एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसको उसमें ये दिखाई दिया कि मोदी और आरएसएस के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो एक वो पर्सपेक्टिव है। दूसरे एक हमारे पत्रकार हैं जिनका नाम है अजीत अंजुम। तो वो एक विचित्र कैरेक्टर हैं। वो योगेंद्र यादव की तरीके से वो प्रॉब्लम के साथ साथ चलते हैं। तो वो पहले जो थे, वो बिहार का जब वो मतलब जो पलायन हो रहा था, उस समय वो पलायन करने वालों के साथ वो जुड़ गए थे, तो कई महीने उन्होंने वहां बिता दिए। उसके बाद वो बिहार चुनाव में वो जाकर के मतलब वो तो बिल्कुल मतलब ऐसे कि जैसे किसी पार्टी के मतलब प्रचार संयोजक की तरीके से वो वहां जाकर के बैठ गए। वहां से उनको फुर्सत मिली तो कोविड हो गया, तो वो किसान आंदोलन हो गया, तो वहां उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। 45 दिन बंदा मतलब बॉर्डर से उठा नहीं बंदा, मतलब आप शक्ति देखिए। उसके बाद वो वहां से जैसे ही उसको थोड़ी बहुत निजात मिली, तो उसको कहीं वो लाशें दिख गईं, अब वो फिर कोरोना के ऊपर कर रहा है। और आज मैंने उसका एक वीडियो देखा कि एक बीजेपी और आरएसएस की एक मीटिंग हुई 5 लोगों की। उन 5 लोगों में योगी आदित्य नहीं था। अब योगी आदित्य नहीं थे इसकी वजह से कि योगी आदित्यनाथ को यूपी से मुक्त किया जा रहा है। जी, ये बेगानी शादी में ये अब्दुल्ला जो हैं वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। अतुल जी, मैं आपको थोड़ा सा ये असल में एक भेड़चाल टाइप है। इनमें से ये 5-6 जो लोग हैं, इनका एक तो नाम ही नहीं लेना चाहिए हमें, इनको तवज्जो देते हैं। इस प्रवृत्ति के नाम पे बात करनी चाहिए। ये विचार सबसे पहले, एक मैं जानता हूं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अपने जो मैंने कहा है इसी के तहत, ये विचार वहां से आया। उसने लिखा
और ये पांचों छहों ने उसमें थोड़ा बहुत जोड़ घटा के इसको अग्रसारित कर दिया। तो ये एक बाकायदा सोच समझ के एक प्रक्रिया चल रही है। अब चूंकि समय ज्यादा हो गया, अतुल गंगवार जी, मैं 2 मुहावरे अपनी तरफ से इस कार्यक्रम को देना चाहता हूं अंत में, समापन के तरह से हम सारे लोग सोचें और आनंद लें। क्योंकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो कार्यक्रम की थीम है वो भी एक मुहावरे पर आधारित है। 2 मुहावरे और देख लीजिए और अतुल जी सोचिएगा, अगली बार जब हम इकट्ठे होंगे तब चर्चा कर लेंगे। एक मुहावरा है, बहुत फिट बैठता है इस सिचुएशन पे, कि अधजल गगरी छलकत जाए। घड़ा जो लेके महिलाएं पहले चलती थी कुएं से खींच के गांव में और शहरों में भी, बहुत जहां पानी की किल्लत थी, हम देखते थे जिन घड़ों में पानी कम होता था वो महिलाओं के चलने पहले डुलने से वो छलकता था, और जो पूरे पानी वाले घड़े होते थे वो छलकते नहीं है। ये एक सैद्धांतिक चीज है। तो एक मुहावरा है अधजल गगरी छलकत जाए, और दूसरा मुहावरा भी बड़ा मजेदार है कि थोथा चना बाजे घना। तो जो चने खोखले होते हैं अंदर से, जो जिनमें घुन लग जाता है, बाहर से बहुत मजबूत और बड़े पुष्ट हष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं, जब वो हिलते हैं तो उनके अंदर से आवाज बहुत आती है। ये 2 मुहावरे मेरी तरफ से, एक अतुल जी की तरफ से। जी बिल्कुल। और ये लेकिन एक छोटी बात मैं मेरे ख्याल से कह करके अंत करना चाहूंगा कि जिस तरीके की बरखा दत्त जो हैं वो मोटरसाइकिल लेकर के निकल गईं और उन्होंने डिस्कवर की ये लाशें, ये जो प्रयागराज में जो रेत में जो दफनाई हुई लाशें थी, और ये लोग डायरेक्टली, ये लोग किसको रिपोर्ट करते हैं? ये लोग वॉल स्ट्रीट जर्नल को और न्यूयॉर्क टाइम्स को, इनको ये लोग लिखते हैं, इनकी ऑडियंस वहां पे है। मतलब आप देखिए क्या राजनीति है वहां पे। पीछे लाशें तो नहीं है। अगर चाहते तो गुजरात भी जा सकती थे, वो मध्य प्रदेश भी जा सकती थी। इस बात को समझिए, ये जो पूरा गैंग है ये बहुत स्मार्ट गैंग है। इनको पता है कि देश में केंद्र सरकार के बाद अगर सबसे बड़ी लड़ाई अगर बीजेपी के पास में है तो 80 लोकसभा सीट वाली उत्तर प्रदेश है। सो उनको, हम लोग जब अपने नाते रिश्तेदार दोस्तों के बारे में सोच रहे थे कोविड में ना, उस पहले दिन से ये लोग इस नैरेटिव पर लग गए थे कि उत्तर प्रदेश को कैसे दिखाना है। सो रवि जी जानते होंगे, मैं तो बनारस में पढ़ा हूँ, 5 साल में वहां रहा हूँ। आप गंगा में कूदेंगे तो नाविक बताएगा कि भाई यहाँ पर आप मत कूदो, आप किसी लाश से टकरा जाओगे। आप गंगा में, इलाहाबाद छोड़ दीजिए, बनारस में भी अगर गंगा के दूसरे तरफ जाएंगे जहाँ पे रेत होती है, जहाँ पर, वहां पर गांव के लोग आते हैं। वहां बेसिकली 2 तरह के लोग होते हैं। वहां पे कुछ जातियां हैं जिनका मानना है कि गंगा किनारे में आप गाड़ दो, कभी गंगा की पानी आएगा, पानी लेके चला जाए, क्योंकि पानी में फेंकना मना होता है, लोग चोरी छिपे पानी फेंकते हैं। दूसरा, उस इलाके में कबीरपंथी बहुत है, जो आज से नहीं, मैं तो 91 से 96 पर हूँ, 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय भी लाशें गंगा में फेंकी जाती थी और बगल में उसको गाड़े जाते थे। ये तो वहां के पंडा जो है, आपको जहाँ के बारे में तस्वीर बरखा दत्ता तमाम लोग दिखा रहे हैं, वहां के पंडा ने कहा है कि पहले 10-12 लाशें आती थी, अभी 50-60 आने लगी, और एक सप्ताह तक करीब 100 के आसपास में आई, जिसमें लोग बता रहे हैं कि ये प्रयागराज का नहीं है, इसमें लोग अकबरपुर तक से लोग आए, अकबरपुर से आए, अमेठी से आए, रायबरेली से आए, प्रतापगढ़ से आए। तो तमाम लोग जिनके घर में किसी का देहांत हो गया, हाँ, वहां से लोग आए। तो ये सब बहुत दूर दूर से लोग आकर, क्योंकि हिंदू धर्म में जो गंगा किनारे जो रहते हैं वो जानते हैं। मेरे एक रिश्तेदार इलाहाबाद में संजोग से पोस्टिंग थे, उनकी माता का देहांत हुआ, तो उन्होंने, उनके परिवार के लोगों ने कहा कि बड़ा भाग्यशाली हमारी माँ है जो इलाहाबाद के पास में उनका देहांत हुआ, संगम के किनारे उनका हो जाए, जबकि वो मधुबनी के रहने वाले थे। वहां तो गंगा एकदम, अगर हम मिथिलांचल में चलेंगे वहां गंगा नहीं है, आपको बरौनी आना पड़ेगा। उसको तो वो है, ये जो लोग वहां रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है सच्चाई क्या है, न्यूयॉर्क के लोगों को नहीं पता है, इसलिए वहां छपवा रहे हैं। तस्वीरें बिकती हैं रंजन जी, चिताओं की तस्वीरें बिकी हैं, 25-25 हजार डॉलरों में बिकी हैं, मोटे पैसे कमाए गए लोगों से। हिंदुस्तान में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी कल्चर का हिस्सा है। मौतें तो हो रही हैं, उसका कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ, मोदी की जो विदेशों में जो छवि है, सबसे बड़ा इन लोगों को उसके ऊपर प्रहार करना है। और भाई, जलती हुई लाश तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, बहती हुई लाश किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो एक सच्चाई है। पर लाशें तो वो भी अतुल जी अच्छी नहीं लगती कि अमेरिका में जो लाशें कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई हैं पिछले कोविड से, लाशें तो वो भी। हर देश का मीडिया अपने देश को दूसरे देश से बेहतर दिखाने के लिए, हर जगह मीडिया है, वो अपनी गंदगी छुपाने के लिए दूसरे की गंदगी अगर बड़ी करके दिखाएगा, तभी तो वो कम गंदा लगेगा।
चलिए कोई बात नहीं, चल अब क्योंकि वक्त बहुत हो गया है और चलते चलते अब्दुल्लाओं के लिए एक खबर ये भी है, हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में वो आकलन लगा रहे हैं वो ठीक हो, क्योंकि 2024 के बाद ये भी माना जा रहा है कि मोदी लंबे समय देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और योगी भारतीय वो तो जनता बिल्कुल पार्टी तय है। मोदी ने 75 की अगर तय करी है तो मोदी नहीं, वही 75। मैं कह रहा हूँ। और मोदी का विकल्प कौन? देश में लोग योगी को ही समझते हैं, तो हो सकता है कि योगी को वहां से आराम देकर अरे मत बोलो यार, फिर तो तुम ये बोलोगे, फिर वो लोग मतलब कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अब मोदी योगी यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, यहीं नहीं नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए अब्दुल्लाओं को नाचने के लिए कुछ तो देना है ना साहब, कुछ नाचे, ये खबर भी 24 हो। में मोदी ही रहेंगे, लेकिन वो बीच में हो सकता है वो हैंड ओवर करे, ये हो सकता है। जी जी, तो वो योगी की तैयारी भी करानी होगी ना, तो ठीक है। चलिए आज की बातचीत में इतना ही। अतुल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद अतुल जी। और रवि जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजन जी आपका भी धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की बातचीत में भाई इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, आप नई बातों के साथ, और उन पर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।